हम्म। आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान लेकर आया हूं। और आज मैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पहले पाठ इतिहास ये पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से प्रारंभ करेंगे। और यह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का यह पहला पार्ट है। यह आंशिक पार्ट ही है, बहुत लंबा पार्ट नहीं रहेगा। हम इसमें अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक का ही वीडियो बनाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहला हमारे दिमाग में पहला प्रश्न आया, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की जो प्रक्रिया है वह कब प्रारंभ हुई थी। तो यूरोप में जो था वह राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया जो है वह फ्रांस की क्रांति के दौरान प्रारंभ हुई थी। जैसा कि हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। और 5 मई 1789 ईस्वी को ही यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव डाली जा रही थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव डाली जा रही थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 5 मई 1789 ईस्वी को। जब तक फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी तब तक जो यूरोप था वह अधिकांश यूरोप वह राजवंशों, विभिन्न राजवंशों और उनके राज्यों में विभाजित था। पूरा यूरोप बिखरा हुआ था, पूरा यूरोप बिखरा हुआ था। परंतु जब फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई और फ्रांस में जब राजतंत्र की समाप्ति होकर वहां पर एक गणतंत्र प्रणाली शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, तो तो यूरोप के अन्य देशों में भी यह विचारधारा फैली और अन्य देशों में भी क्रांति हुई। जैसे जैसे फ्रांस की क्रांति के बाद रूस की क्रांति हुई, रूस क्रांति, जर्मनी की क्रांति, ब्रिटेन में क्रांति, अधिकांश जो यूरोप था उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी। अब यहां पे हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, हेडिंग डाल लीजिए और प्रश्न लिख लीजिए कि राष्ट्रवाद। लिखिए इसमें कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के भावना की जड़ जमाने में राष्ट्रवाद के भावना की जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, और राष्ट्रगान
राष्ट्रगान की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है। यही है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना की जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमारा तिरंगा, तिरंगा के सामने आते ही हम उसके सजदे में झुक जाया करते हैं, उसके सम्मान में हम झुक जाते हैं। राष्ट्रगान जब भी कहीं भी बजता है तो उसके सम्मान में हम खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों का हम सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी पड़ी है। अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना न होती तो हम तिरंगे का सम्मान नहीं करते, हम राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करते, हम राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करते, जैसे कि कुछ आतंकी लोग करते हैं, कुछ गद्दार लोग करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करते हैं और राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना को जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान की आवश्यकता पड़ती है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यूरोप के राष्ट्रवाद में उदय पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अगर आप हेडिंग डालकर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति से प्रारंभ हुआ। आप हेडिंग डालकर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में लिख लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति से प्रारंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। जब फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस में राजतंत्र शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तो यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की विचारधारा फैलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे जर्मनी में भी क्रांति प्रारंभ हो गई और रूस में भी क्रांति प्रारंभ हो गई। इसी तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय की नींव कहाँ पड़ी थी यूरोप में? अगर यह प्रश्न पूछा जाए, लिख लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव कहाँ से पड़ी थी? तो राष्ट्रवाद की नींव फ्रांस से पड़ी थी। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव कहां से पड़ी थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव फ्रांस से पड़ी थी। अब इसके बाद एक कलाकार थे 1848 ईस्वी में, एक कलाकार थे एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सारियो। इन्होंने एक कल्पना किया था। इनकी जो कलाएं थी वह कल्पना पर आधारित थी। तो उसी कल्पना में इन्होंने 4 प्रकार के चित्र बनाए थे। हालांकि वह आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, उसके विषय में आपको लिखाया जाएगा। इन्होंने जो प्रतीकों के सामने निरंकुशवाद और कल्पनादर्श जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो निरंकुशवाद क्या था, कल्पनादर्श क्या था? यूटोपिया। कल्पनादर्श का अंग्रेजी होता है यूटोपिया। हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए निरंकुशवाद। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? लिखिए इसमें, ऐसी सरकार या संस्था
संस्था के स्थान पे शासन। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश न हो, न और जो अत्यंत केंद्रीकृत हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। उसे निरंकुशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निरंकुशवाद या निरंकुशवाद हो गया। और दूसरा है कल्पनादर्श। कल्पनादर्श से आप क्या समझते हैं? इतना आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको जल्दी ही समाप्त करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है? चलिए, अब कल्पनादर्श क्या था? कल्पनादर्श या यूटोपिया, चलिए अब लिखिए कल्पनादर्श। कल्पनादर्श से आप क्या समझते हैं? पैट्रिक सारियू 1848 ईस्वी में जो एक फ्रांसीसी कलाकार थे, उन्होंने 4 प्रकार के चित्र बनाए थे। तो उन चारों चित्रों को प्रस्तुत करने में प्रतीकों के सामने उन्होंने निरंकुशवाद और कल्पनादर्श जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो कल्पनादर्श क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव हो। ठीक, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव हो। जैसे हम कल्पना करें कि भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें किसी तरह की कोई जाति न हो, सभी की एक ही जाति हो और वह जाति हो भारतीय। सभी जातियों को समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसी कल्पना क्या पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, उसे कल्पनादर्श कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक आखिरी प्रश्न है आज का, जनमत संग्रह। हेडिंग डाल लीजिए कि जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसमें एक ही क्षेत्र के लोगों को एक प्रस्ताव को
जिसमें एक ही क्षेत्र के लोगों को एक ही प्रस्ताव पर, एक क्षेत्र के लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या ना करने या अस्वीकार करने जिसमें एक ही क्षेत्र के लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की अनुमति, अस्वीकार करने की अनुमति। कल्पना दर्श क्या था? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, उसे कल्पना दर्श कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कल्पना दर्श। तो हमने उदाहरण भी बताया कि मान लीजिए भारत देश को ही ले लीजिए कि हम एक भारत देश में एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें किसी तरह का कोई जाति और वर्ण न हो, सभी की एक ही जाति हो, भारतीय। तो क्या भारत में एक ऐसे समाज की कल्पना की जा सकती है? क्या यह संभव है? नहीं है। तो उसी तरह से एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, उसे कल्पना दर्श कहते हैं। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह में एक प्रत्यक्ष मतदान जिसमें एक ही क्षेत्र के लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की अनुमति हो, उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। जैसे किसी राज्य का बंटवारा हो रहा है, किसी राज्य को अलग देश बनाया जा रहा है, या मान लीजिए जैसे भारत को अलग करके पाकिस्तान बनाया गया, भारत के एक भाग को, तो पाकिस्तान में राज्यों को शामिल होने के लिए जो राज्य थे वह स्वतंत्र थे। तो कुछ राज्य ऐसे थे जहां के लोग पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो वहां पर उस राज्य में जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह का जो रिजल्ट आया उसके बाद वह राज्य भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो ऐसे ही एक प्रत्यक्ष मतदान जिसमें एक ही क्षेत्र के लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की अनुमति हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। अब हम अगले पार्ट में फ्रांस की क्रांति से शुरू करेंगे। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का जो विचार है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसे हम 2 से 3 पार्ट या 4 पार्ट भी हो सकते हैं उसमें कंप्लीट करें। चूंकि आज समय कम है इसलिए हम आज शुरुआत करें, चूंकि आज सोमवार का दिन है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।